प्रिय विद्यार्थियों, मैं सियाराम मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू सुबराम, राजकीय कला महाविद्यालय हिंदी। इस कोरोना काल में आपके सामने हम वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका पाठ्यक्रम पूरा करा रहे हैं। अब तक जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैंने व्याख्यान दिए हैं उन सभी को आपने ध्यान से सुना होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप ध्यान से सुनते रहेंगे, अनुशीलन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे। आज के व्याख्यान में मैं आपके पाठ्यक्रम में जो तीसरा कवि है जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का आधार स्तंभ कवि भी कहा जाता है, ये छायावाद की प्रमुख कृति कामायनी के रचयिता हैं। छायावादी एक महाकाव्य के रूप में है, कालजयी रचना है। उस कालजयी रचना को लिखने वाले ये महान साहित्यकार माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद और उनसे संबंधित जो कविताएं हैं उनकी आपके पाठ्यक्रम में, उनको पढ़ने से पहले हमें कवि के विषय में जानना आवश्यक है। तो अभी तक हमारे पास जो जानकारी है इन कवि के विषय में, उसी पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। कहना चाहूँगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और देहावसान 1937 ईस्वी में हुआ था। यद्यपि श्रीधर पाठक, हरिओत, मैथिली समगुप्त आदि कवि आधुनिक काल में खड़ी बोली को हिंदी कविता का माध्यम बनाने तथा हिंदी खड़ी बोली कविता को सरस से मधुर बनाने का स्तुत प्रयास करते हैं, तथापि हिंदी कविता की परंपरागत तीव्रतात्मा को तोड़कर छायावादी काव्यधारा की सर्वथा नई भावभूमि खड़ा करने का प्रवर्तन पूरी प्रौढ़ता, गंभीरता, शालीनता एवं गूढ़ता के साथ जयशंकर प्रसाद करते हैं। यानी द्विवेदीकालीन युग में जो तीव्रतात्मकता थी उसको तोड़ते हैं। छायावादी काव्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में या स्तंभ साहित्यकार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। इनका जन्म 1889 ईस्वी मानते हैं। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कठिनाई के कारण प्रसाद जी का व्यक्तित्व अंतर्मुखी जरूर बन गया था, किंतु उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू साहित्य एवं भारतीय साहित्य का गहन अध्ययन किया। यद्यपि उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना तथा कविता आदि विधाओं में उच्च कोटि का साहित्य रचा, तथापि मूलतः कवि हैं। उनका कामायनी नामक महाकाव्य छायावाद की ही नहीं, समूचे हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। कालजयी अर्थात काल को जीतने वाली, काल पर विजय प्राप्त करने वाली और जीवंत, जो आज भी जीवंत जीवित जैसी नजर आती है, जिसमें छायावाद की सभी प्रवृत्तियों का संघात हमें पूरी प्रखरता और कल्पनाशीलता के साथ मिल जाता है। जयशंकर प्रसाद जी मूलतः, मैंने आपको बताया है, कवि हैं, लेकिन कवि होने के साथ साथ ये नाटककार भी माने जाते हैं और नाटक सम्राट भी इनको माना जाता है। दुर्स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि नाटक देकर भी हिंदी के नाटक साहित्यिक जगत में या नाटकीय साहित्य परंपरा को समृद्ध करते हैं तथा अपने नाटकों में वो भारतीय इतिहास में उन कारणों को खोजने का प्रयास करते हैं जिनसे भारतीय समाज कमजोर बना था। कंकाल, तितली, इरावती उनके यथार्थवादी उपन्यास हैं, तो उनकी देवरथ, सलीम, पुरस्कार, ममता, छोटा जादूगर, गुंडा जैसी कहानियां हिंदी को सर्वथा नया आयाम देती हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध के गंभीर निबंध उनके आलोचनात्मक संसार का परिचय कराते हैं। यानी एक तरह से जयशंकर प्रसाद जी कवि के रूप में भी हैं, नाटककार के रूप में भी हैं और कहानीकार के रूप में भी अपनी ख्याति लिए हुए हैं। प्रसाद जी मूलतः एक भावुक और कल्पनाशील कवि हैं, बहुत भावुक कवि हैं, भावनाओं में बहते हैं।
भावुक हो जाते हैं छोटी किसी भी बात को लेकर के। कल्पनाशील, कल्पना लगातार उनके हृदय में, मन मस्तिष्क में चलती रहती है। कामायनी उनकी कल्पनाशीलता का ही परिचायक है। कामायनी, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, कर्णालय, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, आंसू आदि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं, काव्य हैं। यानी जो ये मैंने बताए हैं ये प्रमुख काव्य हैं उनके। उनकी कविताओं में प्रकृति एक सचेतन उपादान है, तो मानव के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की वैविध्यपूर्ण झांकी चित्रित की गई है। उन्होंने अपने काव्य में अनुभूति, सरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण में अहम एवं इदम का सफल एवं सार्थक समन्वय करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी ने खड़ी बोली को ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सूक्ष्मता प्रदान की तथा अपनी कविता में नए नए प्रतीक और नए नए बिंब विधान द्वारा गहन अनुभूति को भावुकता व कल्पनाशीलता के साथ अभिव्यक्त किया। अभिव्यक्ति के सूक्ष्म तथा कल्पनाशील उपादान खोजने में प्रसाद जी के प्रतिभा अप्रतिम है, इसलिए उनका काव्य इस युग का श्रेष्ठतम काव्य है। यानी जयशंकर प्रसाद जी के अंदर जो भावुकता है, जो कल्पनाशीलता है और किसी भी विषय को गहनता के साथ, सूक्ष्मता के साथ समझने और उसको प्रेषित करने की जो एक कला है, उसी की वजह से इनका साहित्य, इनका काव्य जीवंत बन पड़ा है। कामायनी उनकी एक कालजयी कृति है, जैसा कि मैंने आपको अभी परिचय में बतलाया है, जिसमें जीवन में बुद्धिवाद के स्थान पर हृदय तत्व की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं। ये कहना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद जी की जीवन में बुद्धि सब कुछ नहीं है। ठीक है, बुद्धि के बल पर आदमी कुछ भी काम करने में संभव हो जाता है, लेकिन बुद्धि के साथ साथ हृदय तत्व का भी उतना ही महत्व है। सहृदयता भी होनी चाहिए, यानी हृदय तत्व को भी महत्व प्रदान करते हैं और शैव दर्शन के आनंदवाद द्वारा आधुनिक जीवन को सुखी बनाने का संदेश देते हैं। उन्होंने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिपादित किया है। यानी इन काव्यों के माध्यम से वो हमारे देश की जो संस्कृति है और जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं उनकी भी वो स्थापना करते हैं, उनको भी उजागर करते हैं, किंतु उनका प्रतिपादन अत्यंत सूक्ष्म और कलात्मक रूप में ही हमें दिखाई देता है। बहुत ज्यादा उन्होंने कोई नहीं किया है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी के काव्य का ये मैंने बहुत ही सूक्ष्म सा आपके समक्ष परिचय दिया। इनके काव्य की जो प्रमुख भाषा है वो खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत में तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग देखने को मिलता है। आपके काव्य का, आपके कोर्स का, आपके पाठ्यक्रम का जयशंकर प्रसाद जी तीसरा प्रमुख कवि है। इससे पहले अयोध्या उपाध्याय हरिऔध और मैथिली चंद्रगुप्त के काव्यांशों का मैं अनुशीलन करा चुका हूं। आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद के लहर नामक काव्य संग्रह से ली गई है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। देखिए इसके नाम से विदित है, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि बीती मानी बीत गई हो, विभावरी मानी रात्रि, जागरी अर्थ साहित्यकार यहां आत्मा रूपी सुंदरी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मा रूपी सुंदरी, अब रात्रि बीत गई है, अतः आप चेतन अवस्था में आइए, आप जागिए और जीवन में नव संचार कीजिए। तो इसी भावना से या इन्हीं भावों से उत्प्रोत ये छोटी सी कविता आपके पाठ्यक्रम में है, सुनिएगा। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही तारा घटू सा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा है, किसले का अंचल डोल रहा है, लो ये लतिका भी बरलाई, मधु मुकुल नव रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। अर्थात उस आत्मा रूपी सुंदरी को संबोधित करते हुए साहित्यकार, ऐसा लगता है इस छोटी सी कविता में साहित्यकार ने मानव अलंकार का सारा लिया है। इस छोटी सी कविता के माध्यम से
कालजयी रचना के रचनाकार छायावाद के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि हे आत्मा रूपी सुंदरी, अब रात्रि बीत चुकी है और आपके जागरण का समय हो गया है, अतः आप जागिए और अपने जीवन में नव संचार का, नव भावनाओं का, नव विचारों का संचार कीजिए। बीती विभावरी जागरी, हे आत्मा रूपी सुंदरी, रात्रि बीत गई है, रात्रिकालीन बेला समाप्त हो गई है, अतः आप जागिए, चैतन्य अवस्था में आइए। अंबर पन घट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी। साहित्यकार हैं प्रकृति का चित्रांकन करते हुए कहते हैं कि हे आत्मा रूपी सुंदरी, देखिए मैं आपको कह देना चाहती हूं कि अंबर पन घट में डुबो रही, अंबर रूपी पन घट में, रूपक अलंकार, अंबर रूपी पन घट में डुबो रही तारा, घट तारा अर्थात अंबर रूपी पन घट में तारा रूपी घड़े, उषा रूपी नागरी, यह चतुर्नायिका डुबो रही है। इस प्रकार से संपूर्ण पद में साहित्यकार ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, रूपक अलंकार का सारा लिया है और प्रकृति का मानवीकरण भी हमें करता हुआ प्रतीत हो रहा है। खग कुल कुल सा बोल रहा है, खग कुल कुल, खग कुल अर्थात पक्षियों का समूह, कुल कुल सा बोल रहा है, यानी कुल कुल सा यानी कल 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 की कलरव ध्वनि कर रहा है। सामान्य यहां वाचक शब्द है, यानी उपमा अलंकार की छटा भी देखने को मिल रही है। अर्थात आगे जयशंकर प्रसाद जी इस कविता में कह रहे हैं, उस आत्मा रूपी सुंदरी को संबोधित करते कहते हैं कि खग कुल अर्थात पक्षियों का समूह भी अब जाग गया है, सारे पक्षी रूपी अब जाग गए हैं और इन पक्षियों का जो समूह है वह कल 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 कलरव ध्वनि करने लग गया है, अतः उस ध्वनि को सुन करके ही आप जागिए। यानी जैसे ही प्रातःकालीन बेला में इस प्रकृति पर पक्षियों की कलरव ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है तो हम ये सब जान लेते हैं कि अब प्रातःकाल हो गया है, सुबह हो गया है, इसलिए हमें बैठा हो जाना चाहिए। अतः जयशंकर प्रसाद जी उस आत्मा रूपी सुंदरी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि किस लय का अंचल डोल रहा, हे सुंदरी, मैं आपको ये भी कह देना चाहती हूं, उस प्रकृति रूपी नायिका के अंचल रूपी किसले भी अब धीरे धीरे खिलने लग गए, उठने लग गए हैं। किसले मानी कौंपले, जिनको साहित्यकार ने अंचल का प्रतीक दिया, अंचल मानी पल्ले, अर्थात उस प्रकृति रूपी सुंदरी के जो किसले रूपी अंचल है वो भी अब डोलने लग गए, यानी वो भी अब धीरे 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 उठने लग गए हैं, खिलने लग गए हैं। लो ये लती का भी भर लाई पानी, लो संबोधन है, लो अर्थात देखो, हे जीवात्मा विस्मृति देखिए, हे मनुष्य, ये इसको हम मनुष्य भी कह सकते हैं कि हे सांसारिक प्राणी आप देखिए कि ये प्रकृति रूपी सुंदरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लती का माने बेल, अर्थात ये बेल भी लता रूपी नायिका भी अब पानी भर करके ले आइए। भावार्थ यह है कि अब उनके ऊपर भी ओस कण दिखाई दे रहे हैं। मधुमुकुल नवल रस गागरी, मधुमुकुल अर्थात अमृत में और मीठे रसपान को भरे हुए, रस से भरे हुए, नवल माने नए नए पत्ते, रस गागरी रस रूपी गागरी घड़े को भर रहे हैं, या रस रूपी घड़े को भर रहे हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अर्थात होठों पर, और वह प्रकृति रूपी सुंदरी अपने होठों पर अमंद, अमंद माने जो मंद नहीं है, तीव्र गति से प्रेम राग, प्रेम भावना के साथ या प्रेमास्वादन कर रही हैं। अलकों में मलज बंद किए, अर्थात अपने अलकों में, अपने बालों में वो सुगंध को धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करके उसका रसास्वादन कर रही हैं। तू अब तक सोई है आली, अर्थात वह सुंदरी कहती है, वो सुंदरी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आली, हे सखी, तू अभी तक भी सो रही है, जबकि सारी प्रकृति जाग गई है, सारी प्रकृति चेतन अवस्था में आ गई है, सारे पक्षी, सारे प्राणी, सारी प्रकृति जाग गई है, सारी वनस्पतियां जाग गई हैं, और तू हे सखी आत्मा रूपी सुंदरी, तू अभी भी सोई हुई है। यहां यूं कह सकते हैं कि हे मनुष्य, हे सांसारिक प्राणी, तू अभी भी सोया हुआ है,
आलस्य में, जबकि रात्रि बीत चुकी है। आंखों में भरे विहागरी, और तू अपने आंखों में विहाग मानी प्यार भरे स्वप्नों को के साथ अभी भी सोई हुई है। अतः उन मीठे मीठे और प्यार भरे स्वप्नों को छोड़ करके तू जागृत अवस्था में आ। मैं तेरे को ये कह देना चाहता हूं। इस तरह से इस छोटी सी कविता के माध्यम से साहित्यकार ने मनुष्य को, मानव को चैतन्य अवस्था में, जागृत अवस्था में आने का संदेश दिया है। अगली जो कविता है वो भी एक छोटी सी कविता है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा। अरुण का अर्थ होता है लाल या लालिमा से युक्त। मधुमेह अर्थात मधु से भरा हुआ, यानी अमृत से भरा हुआ देश हमारा। इस छोटी सी कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी अपने देश की जो पहचान है, कि जिस देश की जो महत्ता है, उसका इस कविता के माध्यम से गुणगान करते हैं। देखिएगा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधन से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खगजिस और मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे कर्णाजल, लहरें टकराती अंत की पाकर। जहां किनारा हेम कुंभ ले ऊषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊंगते रहते जब जग कर जन्नी रजनी भर तारा। अरुण ये मधुमेह देश हमारा। जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि इस कविता के, छोटी सी कविता के माध्यम से हमारे भारतवर्ष की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो प्रमुख महत्ता है, उसी का इसमें वर्णन किया जा रहा है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा। छायावादी साहित्यकार और छायावाद के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से हमारे देश की जो लालिमा है, और लाल रंग प्यार का प्रतीक है, यहाँ लालिमा में जो देश है, अमृत में भावों से भरा हुआ जो देश है, वो देखते ही बनता है, अर्थात देखने लायक है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अर्थात मेरा जो देश है मधुरता के भावों से भरा हुआ है, अरुण लालिमा से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, प्यार और प्रेम के भावों से भरा हुआ देश है। ये ऐसा प्यार प्रेम वाला देश है जहां पर पहुंच करके अनजान क्षितिज मानी जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं, अनजान जगह रूपी क्षितिज पर भी यदि कोई आदमी पहुंच जाता है तो उसे भी इस भारत भूमि पर बहुत बड़ा सहारा मिलता है, बहुत बड़ा सहयोग मिलता है, बहुत बड़ा आश्रय मिलता है, बहुत बड़ा सुख मिलता है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। आगे अपने देश की मातृभूमि की विशेषताओं का वर्णन करते हुए साहित्यकार कहता है कि सरस तामरस, सरस मानी रसपूर्ण, तामरस मानी ताम्रवर्णी आभा, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश प्रातःकालीन बेला में हमारे देश की वनस्पतियों पर पड़ता है तो वो रंग ताम्रवर्णी हो जाता है। ताम्रवर्णी रंग से युक्त सरसता के साथ हमारी प्रकृति के ऊपर जब अपनी विभावानी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, सूर्य के प्रकाश की जब किरणें पड़ती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर हमारी प्रकृति, हमारे देश की जो मनोहारी प्रकृति है उसके ऊपर वो सुंदर सूर्य की ताम्रवर्णी किरणें मानो तरुशिखा अर्थात पेड़ों की शाखाओं पर, उनकी लताओं पर, उनके किस्लों पर मानो बहुत ही प्यार भरा नृत्य कर रही हूं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है उस ताम्रवर्णी आभा के साथ साथ ऐसा लगता है कि छिटका जीवन हरियाली की संपूर्ण प्रकृति पर एक तरह से हरितिमा नजर आती है। संपूर्ण हरितिमा से युक्त जीवन छिटकता हुआ नजर आ रहा हो, पर मंगल कुमकुम सारा, और बल्कि उस हरितिमा के ऊपर सूर्य की उन ताम्रवर्णी किरणों को देखकर ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण मंगल सूचक कुमकुम बिखेर दिया गया हो, अर्थात सौभाग्यवती के रूप में थोड़ी जो सौभाग्यवती होती है वो अपने ललाट पर कुमकुम लगा लेती है। तो मानो प्रकृति रूपी सुंदरी के ऊपर
या सुंदरी के ललाट के ऊपर उस सूर्य की किरणों ने मंगल सूचक कुमकुम के रूप में लगा दिया हो। लघु सुरधन से पंख पसारे, लघु है, लघु नहीं, लघु सुरधन से पंख पसारे। आगे साहित्यकार कहना चाहते हैं कि जैसे ही प्रकृति सूर्य की किरणों के साथ महक उठी, उसी समय छोटे छोटे, सुरधन माने छोटे छोटे पंख वाले बहुत सारे पक्षी भी इधर से उधर उड़ने शुरू हो गए। पसारे शीतल मलय समीर सहारे, अर्थात वो शीतल और सुगंधित हवा के साथ उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उड़ते खग जिस और मुंह के समझ निज निज प्यारा, अर्थात हमारे देश में जो पक्षी हैं वो इधर से इधर भ्रमण करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं और इसी भावना के साथ उड़ते रहते हैं कि वो जिस दिशा से भी, जिस दिशा की ओर उनका रुख हो जाता है, उनका मुंह हो जाता है और उड़ते चले जाते हैं, वो इसी भावना से ओतप्रोत रहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्षी हमारा घर है। हम चाहें जहां पर अपना निर्माण नीड़ बनाए, अपना घोंसला बनाए, चाहे जहां रहन बसेरा करें, चाहे जहां उड़ करके जा सकते हैं, इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर के वो इधर से उधर उड़ते रहते हैं। समझ नीड निज प्यारा, अर्थात वो सारे पक्षी इसी भावना को अपने मन में रखते हैं या यही समझते हैं कि संपूर्ण देश ही हमारा घर है, हमारा घोंसला है, हम चाहे जहां उड़ करके जा सकते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। आगे साहित्यकार कहना चाहते हैं कि बरसाती आंखें, कि जब इस देश की मातृभूमि की भूमि के ऊपर जब बरसाती बादल बरसते हैं तो मानो उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे बरसाती आंखों के बादल बरस रहे हों और बनते जहां भरे करुणा जल, जिनको देख करके उन बरसाती बादलों के माध्यम से जो जल बरसता है उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे करुणा से युक्त कोई जल बरस रहा हो, करुणा भाव से युक्त कोई जल बरस रहा हो। लहरें टकराती अंत की पाकर जहां किनारा। और इतना ही नहीं, साहित्यकार ये भी कह देना चाहता है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष के पास ही जो समुद्र है, उस समुद्र में जो लहरें हैं वो किनारे के पास आकर के टकराती हैं। तो वो यह बात उससे ये साबित होता है कि लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, अर्थात वो लहरें अनंत रूप में टकराती रहती हैं और उनको उसी किनारे पर आकर के एक टिकने का सहारा मिलता है, क्योंकि जब किनारा आ गए तो आगे बढ़ नहीं सकती, इसलिए वो लहरें भी उसी समुद्र से टकरा करके आकर के एक टिकने का सहारा मिलता है, या इसी भावना को साहित्यकार ने इंगित किया है। हेम कुंभ ले ऊषा से ने सब सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम कुंभ सोने के कलश, ऊषा रूपी चतुर्नागरी, रूपी या रूपक अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है साहित्यकार के द्वारा कि ऊषा रूपी चतुर्नायिका या चतुर सुंदरी हेम कुंभ अर्थात सोने के घड़े रूपी, सोने के घड़े लेकर के वह ऊषा रूपी सुंदरी प्रातःकालीन बेला में भरती ढुलकाती सुख मेरे, अर्थात पानी भरती रहती है और मेरे सुख रूपी पानी को ढुलकाती रहती है, भरती रहती है, यानी आनंद की छटा बिखेरती रहती है। मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, अर्थात आगे साहित्यकार कहना चाहता है कि जैसे प्रातःकालीन बेला हुई तो हमारे देश की धरती पर, जो धरती के ऊपर जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष में जो तारे हैं वो तारे टिमटिमाते हुए, क्योंकि प्रातःकालीन बेला हो चुकी है इसलिए वो तारे टिमटिमाते हुए हल्के प्रकाश के साथ नजर आते हैं, इसलिए उनको देखकर के साहित्यकार ये कहता है कि मदिर ऊंघते रहते जब, अर्थात उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ नशे से में ऊंघते से नजर आते हैं, झूमते से ऊंघते से नजर आते हैं। जब जग कर रजनी भर तारा, अर्थात क्योंकि वो तारे रजनी भर, रजनी मानी रात्रि भर, संपूर्ण रात्रि को, पूरी रात्रि भर वो जागते रहे, अपना प्रकाश, अपने प्रकाश से संपूर्ण इस भारत भूमि को प्रकाशित करते रहे। किंतु जैसे ही प्रातःकालीन बेला हुई तो वो तारे अब इस प्रकार से प्रकाश विहीन टिमटमाते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कोई नशे में झूमता हुआ या मदहोश होता हुआ नजर आ रहा हो। और
अरुण ये मधुमेह देश हमारा। इस प्रकार से साहित्यकार कहना चाहता है कि अरुणिम लालिमा से युक्त और प्यार भरे मधुमेह अर्थात प्यार भरे अमृतमय भावों से भरा हुआ मेरा ये प्यारा प्यारा सा देश मुझे बहुत अपने प्राणों से भी प्यारा है, अपनी आत्मा से प्यारा है, और ये मेरे लिए बहुत ही स्वाभिमान का प्रतीक है, मेरे गौरव का प्रतीक है, मेरे सम्मान का प्रतीक है। इस भारत भूमि के प्रति मैं अपना सम्मान ज्ञापित करता हूं, अपना आदर सत्कार ज्ञापित करता हूं। इस प्रकार से इस छोटी सी कविता के माध्यम से हमारे देश की मातृभूमि, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के पशु पक्षी, अंतरिक्ष, आकाश इत्यादि इत्यादि का सहारा लेते हुए संपूर्ण पद में ऐसा लगता है साहित्यकार ने रूपक और मानविक अलंकार का सहारा लेकर के अपनी बात को इस कविता के माध्यम से मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। आज के व्याख्यान में इतना ही। आप सभी को BA पार्ट 3 हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।